जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर विजिटर्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। एक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा टॉपिक है जो जीएस फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। कभी कभी हो सकता है जीएस सेकंड पेपर में भी पूछ सकता है संवैधानिक उपाय की दृष्टि से, और खास करके इसका निबंध में भी रोल आ सकता है। यह महिला सशक्तिकरण में को लेकर के इस प्रकार के अब प्रश्न बन रहे हैं, उसको जीएस के फोर्थ पेपर में भी पुट कर सकते हैं। मुख्य रूप से निबंध का है पोर्शन और जीएस फर्स्ट पेपर का। तो सबसे पहले हम महिला सशक्तिकरण लिखने के पहले हमारे पास एक डायग्राम होना चाहिए। सबसे पहला डायग्राम क्या हमारे पास होना चाहिए, इसका डिफिनीशन, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा हमें बताना है। अर्थ और परिभाषा सबसे पहले आपको इसमें लिखना क्या है, इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग के साथ साथ डिफिनीशन, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द वुमन एम्पावरमेंट, व्हाट इज द वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, इसका मतलब क्या है महिला सशक्तिकरण क्या है, इसको हमें लिखना है। दूसरे नंबर पे जब इसे लिख देते हैं तो आप लिखेंगे जरूरी क्यों है, व्हाई, जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है, यानी कि महिला सशक्तिकरण जरूरी क्यों है। अब इसके बाद में आप लिखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब अनेक चुनौतियां आएंगी। चुनौतियों के साथ साथ में भारत में इसकी स्थिति क्या रही होगी। भारत में स्थिति हम सबसे पहले देखेंगे, इसकी स्थिति कहां पर, भारत में, इन इंडिया, भारत में इसकी स्थिति क्या है, यानी कि कहां तक महिला सशक्तिकरण जो है सफल रहा है, कितना सरकारों द्वारा किया गया प्रयास है, कितना संवैधानिक प्रयास किया गया है। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, अगला जो पॉइंट से लिखेंगे हम लोग भारत में स्थिति के साथ साथ संवैधानिक उपाय या चुनौतियां लिख सकते हैं। चुनौतियां, अनेक चुनौतियां आएंगी जब कोई भी सुधार कार्य किया जाता है, कहीं भी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक पर या किसी भी स्तर पर, इन एनी सिचुएशन, इन एनी पोजीशन पर, तो अनेक प्रकार की जो है उसके सामने कंपटीशन आते हैं, अनेक चुनौतियां आती हैं, अनेक जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण महिला सशक्तिकरण अभी भी पिछड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगले नंबर पे हम लिख सकते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके लिए किया गया संवैधानिक उपाय, संवैधानिक उपाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमने हमारे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान में अनेक जो है पावर दिए गए हैं, अनेक राइट्स दिए गए हैं महिलाओं के लिए, तो उसे हम लोग कहां तक सफल हुए हैं, कहां तक हमारी सरकारें सफल हुई हैं, इसको आपको करना है। संवैधानिक उपाय, संवैधानिक उपाय के साथ साथ में अगले पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं, संवैधानिक उपाय के साथ साथ में सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार ऑब्लिक प्रांत सरकार है ना, प्रांतों, केंद्र या ऑब्लिक प्रांत सरकारों द्वारा या प्रांत सरकारों द्वारा किया गया उपाय, यानी सरकार ने क्या, जैसे अगर देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाया गया, या सुकन्या सुमंगला योजना लाया गया। इस अनेक योजनाएं जो महिलाओं के संदर्भ में, अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे, समझेंगे कैसे कैसे लिखना है। क्लियर हो गया। इसके बाद में जो इससे भी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में आपका जो अंतिम पार्ट होता है जिसे हम लोग कंक्लूजन बोलेंगे या उपसंहार के रूप में जानते हैं, उसे कहते हैं सुझाव। सुझाव देना जरूरी है, बिकॉज व्हाई you are a student of UPSC or other state PCS,
आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसलिए सुझाव देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सुझाव। तो इतने आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या, महिला सशक्तिकरण, तो सबसे पहले इसी को आप डिफाइन करिए। ये लिखना नहीं है भाई, जो मैंने बनाया डायग्राम, ये लिखना नहीं है। एक आपको माइंड सेटअप करना है कि हमारे पास यह चीज होना चाहिए, लिखना नहीं एग्जाम में कि अर्थ क्या है, जरूरी क्यों हो, स्थिति क्या है, ये लिखना नहीं है। यानी कि आपको लिखना है कि अर्थ, इसका अर्थ लिखना, ये नहीं लिखना अर्थ और परिभाषा क्या है, लिखना है महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य। अब इसका डिफिनीशन लिखना सबसे पहले ना, महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य, इस संदर्भ इसके ये चीज लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास से है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर महिलाओं को आत्मनिर्णय की क्षमता लेना और समता आधारित समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। समता आधारित यानी कि इक्वलिटी हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा गया है और आर्टिकल 14 में भी लिखा गया है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। तो समता आधारित समाज की एक समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। आत्मनिर्णय का मतलब उनको आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं में निर्णय लेने की शक्ति। जब तक महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की शक्ति नहीं आएगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं माना जाएगा। आत्मविश्वास या आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब स्वयं अपने बल पर खड़े होना, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। जितना महिला का काम है, जितना पुरुष का काम, उतना महिला का भी काम। हालांकि अब देखिए डीपीएसपी में 39D में भी ऐसा दे दिया गया है कि अगर महिला हमारे बराबर आ रही है, पुरुष के बराबर आ रही हैं, तो प्रत्येक कार्य के लिए पुरुष और महिला को जो है, समान कार्य के लिए जो है पुरुष और महिला को समान वेतन की भी बात कर दिया गया है। तो कई चीजें हमारे पास आर्टिकल भी मिलेंगे। जरूरी क्यों है? क्योंकि महिलाओं का शुरू से लेकर और अभी तक हमारे देश में, भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक जो रीति रिवाज है, ढांचे हैं, अनेक जो है आडंबर हैं, ढोंग हैं, रूढ़िवादिता जो है भारतीय समाज में जो पनपी हुई है, खास करके पुरुष तो पुरुष हैं, महिला के लिए शत्रु का काम करती है। एक महिला दूसरे महिला के लिए ही इस तरीके का आडंबर का काम करती है, जबकि वो भी महिला है। तो उनको दबाया जा रहा है, अनेक प्रकार से उनका शोषण हुआ है। महिलाओं की स्थिति विश्व स्तर पर भारत में देखेंगे तो अभी भी दबी हुई है। इसलिए उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता, उनको मतलब एम्पावरमेंट लाने की आवश्यकता है। इम्प्रूव नहीं, एम्पावरमेंट लाने की आवश्यकता, उनमें सशक्तिकरण लाने की आवश्यकता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि आज काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है, जिसमें हमारे पास अनेक जो है पीवी सिंधु हैं, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा हैं, अनेक खिलाड़ी जो है, महिला खिलाड़ी देख सकते हैं, या राष्ट्रपति के पद पर इन द प्रेजेंट टाइम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, या इसके पहले भी अनेक महिलाएं भी समाज में आ चुकी हैं। अब उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। तो जरूरी क्यों है? आप शार्ट में लिखिए, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है। यदि ऐसे लिखना है तो उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिए, बिना एग्जाम्पल के सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्थिति क्या है भारत में? मैंने बता दिया कि भारत में स्थिति अभी भी दयनीय है। इसमें 2-3 रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में यूएनओ का रिपोर्ट लिख सकते हैं। यदि आप 2025 में 2026 में दे रहे हैं मेंस, 2027 में मेंस दे रहे हैं, अगर 2026 में दे रहे हैं तो 25 का डाटा लिखिए, 2027 में दे रहे हैं तो 26 का या 27 का जो नियरेस्ट अगर डाटा आ गया तो उस डाटा को लिखिए, या 28 में 29 में दे रहे हैं, जब दे रहे हैं उसके पहले का डाटा लिखेंगे, 1 साल 6 महीना, यानी कि करंट का डाटा आपको लिखना है। ये नहीं कि 4 साल 5 साल 10 साल का पीछे का डाटा, जब भी एग्जाम में से दे रहे होंगे। तो यूएनओ का लिख सकते हैं, यूएनओ के साथ आईएमएफ का रिपोर्ट लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की रिपोर्ट के अनुसार ये अभी जो है इतने देशों में भारत की स्थिति महिला सुधार में जो है, महिला श्रम बल कार्य में इतना स्थित है जो कि दयनीय है, स्थिति अभी भी दयनीय है। हालांकि भारत में अब जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है।
विश्व बैंक का रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, कम से कम 2-3 रिपोर्ट दिखे, विश्व बैंक का होना चाहिए या IMF का रिपोर्ट होना चाहिए, UNO का रिपोर्ट होना चाहिए, 2-3-4 रिपोर्ट। वो मेंस के साथ साथ प्री में भी तो काम किया होगा, प्री में भी काम करेगा। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, प्री में पूछ लेता है, भारत की स्थिति क्या है, किस स्थान पर है, ये भी पूछ लेता है। चुनौतियां क्या क्या हैं ये, जब भी कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है, एनी गुड वर्क, अनेक प्रॉब्लम आते हैं। ठीक उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात किया जा रहा है, महिलाओं में आत्मनिर्णय लेने की बात बताया जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात किया जा रहा है। तो 100% अभी जो रूढ़वादी तत्व महिलाओं के विकास में बाधक थे वो बाधा डालेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, उन चुनौतियों को दूर करें। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, एक तो अशिक्षा है, तो कम से कम प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता फैलाने के साथ साथ उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, त्वरित एक्शन, रैपिड एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो चुनौतियों के संदर्भ में 2-3-4 लाइन लिख सकते हैं। फिर उसके सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो इसका हेड है, हेड मतलब पूरा ढांचा का जो मेन केंद्र बिंदु है, संवैधानिक उपाय ज़्यादातर पूछता है। संवैधानिक उपाय में क्या लिख सकते हैं, मूल अधिकार द्वारा महिलाओं को दिए गए अनेक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण। तो जितना अधिकार पुरुष को है उतना अधिकार महिला को भी। इस संदर्भ में अगर देखेंगे मुस्लिम महिलाओं पर, मैं व्यंग नहीं कस रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं, अभी तक 2019 के पहले पहले मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का सशक्त नहीं बनाया गया था। क्योंकि अगर मैं पुरुष हूँ, 3 बार मैंने बोल दिया, मजाक में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तलाक 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 हो जाता है। लेकिन हिंदू में, ईसाई में, जैन में, पारसी में, अन्य भी धर्म है, एक बार क्या हजारों बार, लाखों बार तलाक तलाक बोलते रहिए, महिला कहती है नो इफेक्ट, हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जितने बार बोलिए। तो इसका मतलब महिलाओं के साथ एक ही भारत में भेदभाव क्यों? तो विधि के समझ जब सब समान है, और ऐसे में महिला का जो शोषण होगा या हरास होगा, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सब कम होगा। और जब कम हो जाएगा तो विकास कहाँ से कर पाएगी, और आत्मनिर्णय कहाँ से लेगी, आत्मनिर्भर कहाँ से बनेगी, महिला सशक्तिकरण कहाँ से होगा। और जब तक महिला को एम्पावरमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो प्राइमरी शिक्षा देने की बात है, जो शुरुआत में माता पिता से मिलता है, माता मुख्य रूप से होती है, माँ जो है वो नहीं मिल पाता है। कई समस्याएं हैं, अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्लियर हो गया। संवैधानिक उपाय में एक तो 14 देख सकते हैं, फिर 15 क्या कहा था, आर्टिकल 15, यानी कि उसमें जाति धर्म अनेक चीजें हैं, लिंग भी है। तो मेन हमको बताना कि आर्टिकल 15 के अनुसार लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव की मनाही होगा। अर्थात राज्य या कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक, मुख्य रूप से राज्य भेदभाव नहीं करेगा लिंग के आधार पर। फिर 16 क्या कहा था, सार्वजनिक नियोजन, इट मीन्स गवर्नमेंट सर्विस में राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है, संवैधानिक प्रयास है। इसके आगे 44 भी नहीं, आप लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं, जीवन का अधिकार, जितना पुरुष को जीवन का अधिकार उतना महिला को भी है। आर्टिकल 21 का ए भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 21, शिक्षा के अधिकार में जितना पुरुष को शिक्षा का अधिकार है उतना महिला को भी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध 23 लिख सकते हैं, शोषण के विरुद्ध बच्चों एवं महिलाओं को भी है, बच्चों को बचाने से है लेकिन महिलाओं को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। यानी कि शोषण बच्चों का होता है, महिलाओं का, कमजोर वर्ग का होता है, कमजोर का होता है, तो महिला और बच्चे ही कमजोर हैं, इनको शोषण से बचाना, उनका दुर्व्यापार जो हो रहा है, मानव दुर्व्यापार, इनको बचाना है। तो अनेक 2-3-4 आर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब लिख देना, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख सकते हैं। फिर डीपीएसपी के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा अनेक संविधान के द्वारा दिया गया कि अधिकार जो है, राइट्स जो है, कि आप ये लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं? जैसे 44 में भी लिख सकते हैं
44 में क्या है, विधि के क्या है, समान नागरिक संहिता, इक्वल सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत में सभी को समान अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी समान दिया गया अधिकार। 39D लिख सकते हैं, 39D लिख सकते हैं। 39D में क्या है, 39D जो है 39D इस तरीके का रहेगा क्लाज में, ठीक, 39D जो है क्लाज में रहेगा। इसमें लिख सकते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। कहीं न कहीं इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुआ है, शिक्षा जगत में या रेल विभाग में या जो है अनेक ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में, या IAS या IPS या डॉक्टर के पदों पर या इंजीनियर के पदों पर, हर जगह पुरुष के बराबर महिलाओं को जो है हमारे संविधान के द्वारा अनेक पावर दिया गया है। इसके साथ में अनेक अन्य अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी मिलेंगे। संवैधानिक अधिकार के बाद में सांविधिक अधिकार भी मिला है, जिसमें मातृत्व का अधिकार, माता होने के नाते यदि कोई परसों से पहले या परसों के बाद में भी महिलाओं को जो है छुट्टी देने का अधिकार, मातृत्व अधिकार, एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसको भी पुट कर सकते हैं। अब ध्यान देना, आपको जो पुट कर रहे हैं एकदम संक्षेप में हो और टू दी पॉइंट हो, और जितना वर्ड में कहा रहा है उस वर्ड को ध्यान में देते हुए लिखना है कि 150 वर्ड का है, 200 वर्ड का, 250 वर्ड का है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड देंगे, या UPSC का 250-200 वर्ड का रहता है, तो कितने वर्ड में है इसको ध्यान देना। कभी कभी बदलते भी रहते हैं, पहले कुछ और था UPSC में, अब कुछ और है, तो ये लिख सकते हैं। इसके साथ में सरकार द्वारा अनेक महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय किए गए, अनेक कानून लाए गए, अनेक जन जागरूकता। अगर केंद्र सरकार की UPSC की बात लिख रहे हैं तो UPSC की सरकार लिख सकते हैं, उसमें 1-2 स्टेट का भी लिख सकते हैं। UPSC जब लिख रहे हैं 1-2 स्टेट का लिख सकते हैं कि इस राज्य ने जो है ये चीज किया। अगर राज्य पूछ रहा है तो केंद्र का 2-3 लिखें, बाकी उस राज्य का लिख सकते हैं, मुख्य रूप से राज्य का ही लिखें, बीच में कहीं कहीं केंद्र का लिख सकते हैं, बाकी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का कार्य किया है महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। इतनी योजनाएं, जितनी योजना लाई है अभी तक पिछले 4-6-10 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने, या बिहार सरकार लिख रहे हैं तो बिहार सरकार ने, राजस्थान लिख रहे हैं तो राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा, तो योगी लिखना अच्छा नहीं होगा, इससे रैंक नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय लाए गए। इसमें 2-3-4 लाइन लिख सकते हैं जो उपाय किया गया है ना। तो इस तरीके का अंत में आप सुझाव लिख सकते हैं, और ये होना चाहिए। जो हमारे सामने चुनौतियां थी वो सुझाव लिख दिए, यानी कि प्राथमिक और उच्च स्तर पे महिलाओं को सुनिश्चित तौर पर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आडंबर ढोंग को लाने वाले बिंदुओं को दूर करना चाहिए। सरकार के नीतियों को कठोरतापूर्वक त्वरित ढंग से लागू करना चाहिए। ठीक, ऐसे 3-4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड में भी देना है। और ये सब लिखते समय बीच में आपको जहां आवश्यकता लगे वहां पे एक ग्राफ बना दीजिए, जैसे हमने बताया इस तरीके का ग्राफ बना दीजिए। महिला सशक्तिकरण लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आत्मनिर्भर, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, उसमें लिख दीजिए महिला को सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना, फिर उसके बाद लिख दीजिए महिलाओं में आत्मनिर्णय लेने की क्षमता स्थापित करना। यानी कि 1-2 फिगर जरूर उसमें लाइए कहीं ना कहीं से। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों में शेयर करिए। तब तक के लिए लेते हैं, जय हिंद।